मेरा नाम बबीता भारती है और मैं एक इंडिपेंडेंट एमपी के रूप में 2024 में इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। मेरी जो एंट्री हुई है वो कुछ मुद्दों से हुई है। इस लोकसभा इलेक्शन में मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और उस तैयारी के दौरान हम लोग आंदोलन में आए 2020 में। तब हमने जो एसएससी के बच्चे हैं, अग्निपथ के बच्चे हैं या किसी भी एग्जाम्स के बच्चे, उनकी सबकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमने उठाई। और आज हम देख रहे हैं कि हर पेपर में जो है, हर एग्जाम के जो पेपर आउट हो रहे हैं, वैकेंसियाँ जो हैं वो समय पर नहीं आ रही हैं। एक बार फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, उसके बाद 4-4 साल तक याद ही नहीं किया जाता है और जो रिवेन्यू जनरेट होता है उसका कोई हिसाब नहीं होता, बच्चों को कुछ वापस नहीं दिया जाता। तो उसी आंदोलन के दौरान हमने एक मॉडल बिल भी बनाया था कि एक मॉडल एक्ट पास होना चाहिए। मॉडल एक्ट पास होने के लिए हमने उसमें कुछ क्राइटेरिया रखे थे, जिसमें मैं कुछ का वर्णन जो है वो यहाँ करूँगी। उसमें सबसे पहला ये था कि जितनी भी नौकरियाँ हैं उनका एक कैलेंडर बनना चाहिए, एक ऑल इंडिया लेवल पे, कि हर डिपार्टमेंट की जो नौकरी है वो इस महीने में आई। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस का कैलेंडर होता है कि फरवरी के मंथ में नोटिफिकेशन आता है, मई में उसका प्री का एग्जाम होता है, फिर उसका मेंस का होता है, फिर उसका फाइनल होता है। प्री डिसाइडेड है सब कुछ। लेकिन जो अदर एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो और कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप बी के या ग्रुप सी के या ग्रुप डी के, किसी भी एग्जाम का कोई कैलेंडर निश्चित नहीं है। 4-4 साल, 10-10 साल तक नौकरियां नहीं आती हैं। तो उस एग्जाम का एक कैलेंडर डिसाइड हो और जो वन डे एग्जाम है उसका जो प्रोसेस है वो 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए और जो 3 स्टेज में जो एग्जाम है उसका 9 मंथ में एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, अगर हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक 2.4% सरकारी नौकरियां हैं और जो जनसंख्या है वो एक मतलब बड़े उस पर बढ़ती जा रही है। 130 करोड़ की जनसंख्या उससे भी ऊपर हो जो गई है अभी जनगणना होगी तो। लेकिन जो नौकरियां हैं वो उतने की उतने ही हैं और उसमें 50% जो पद है वो हर डिपार्टमेंट में खाली पड़े हैं, चाहे वो अफसर लेवल पे हो, चाहे वो ग्रुप डी और सी कर्मचारी के लेवल पर हो। तो ये है कि जितनी भी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के एग्जाम्पल आप देखोगे तो गुड गवर्नेंस देने के लिए आपको एक बड़ी मशीनरी भी चाहिए। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या का 10 से 12% जो है वो सरकारी क्षेत्र होता है। तो जो समय पर जो नौकरियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ानी जानी चाहिए। टोटल जो संख्या है नौकरियों की वो जनसंख्या का 12 से 13% होना चाहिए, अभी 2.4% है। जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको भरना चाहिए। हर डिपार्टमेंट का एक वो बनना चाहिए बिल की उसमें 10% ज़्यादा पद जो है किसी डिपार्टमेंट में खाली नहीं रहेंगे, ये इस बिल में प्रावधान होने चाहिए। दूसरा, अगर पेपर आउट होते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए और 3 महीने के अंदर पेपर आउट का जो भी डिसीजन है, जो भी पकड़े जाते हैं उनकी संपत्ति जो है वो नीलाम करनी चाहिए। उसमें कड़ी से कड़ी सजा इसमें जो हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से मतलब किसी को मारना, किसी से उसका रोजगार, उसका स्वाभिमान छीन लेना, दोनों एक ही बात है। गरीब परिवारों के बच्चे मेहनत और लगन से इतने साल, आप मुखर्जी नगर, करोल बाग में आप देख सकते हैं कि तैयारियां करते हैं। 25-25 गज के कमरे में 10-10 साल निकाल देते हैं वो एक नौकरी के लिए, और शाम जब पेपर होता है तो पता लगता है कि पेपर आउट हो गया। अब आप उस भीड़ को जब आप उसके रेलवे स्टेशन पे देखोगे ना तो शायद रोंगटे खड़े हो जाएं कि कितने बेरोजगार जो हैं वो बच्चे वो लड़ रहे हैं। और माँ बाप जो है हर बार पूछते हैं कि क्या हुआ, इस बार एग्जाम नहीं हुआ, इस बार एग्जाम नहीं हुआ। वो शर्म के मारे बता भी नहीं पाता कि उसका कोई दोष नहीं है कि वो इस एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि या तो पेपर आउट हो रहे हैं या वैकेंसियाँ इतनी नहीं है। अगर 50 वैकेंसी भी निकल गई ना तो उसके लिए 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो 50 में 5 लाख कैसे सिलेक्ट होंगे। नौकरियां खत्म करी जा रही हैं। और जब तक आप कोरोना पीरियड में भी आपने देखा, अगर प्राइवेट सेक्टर के भरोसे आप सब छोड़ देते तो देश खत्म हो जाता। किसने संभाला? सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ने संभाला। जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थी उन्होंने अपने जो खर्चे थे वो उतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि आम आदमी जो है अपना इलाज ही नहीं करवा सकता था। इसलिए गुड गवर्नेंस देने के लिए आपको उतने डॉक्टर चाहिए, उतने पुलिस वाले चाहिए, उतने लैब टेक्नीशियन चाहिए, उतने क्लर्क चाहिए और उतने ही आपको अफसर चाहिए। तो 10 से 12% जो है ये रोजगार होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, उनका डिसीजन आना चाहिए। उसके बाद एसएससी में जैसे सैलरी का इशू होता है, कई बार ज्वाइनिंग हो जाती है बच्चों की और मान लो किसी वजह से जो एग्जाम की जो भर्ती है वो हाई कोर्ट में लटक जाती है तो उनकी सैलरी भी नहीं होती, नहीं मिलती है जिसने ज्वाइन किया है। तो ये भी एक प्रावधान होना चाहिए कि जो सैलरी है जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग डेट है उससे वो मिलनी चाहिए जिन बच्चों ने उसको ज्वाइन किया है। अगर बाद में कुछ चेंज होता है तो फिर उन बच्चों को उसका कंपनसेशन देके उसकी सैलरी को वापस उसे वो करना चाहिए। तो इस तरह का एक ड्राफ्ट मॉडल एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, ताकि जो युवा हैं उनका भविष्य जो है इस देश में सिक्योर हो, उनको पता हो कि कब वो किस एग्जाम की तैयारी करें, कितना टाइम उनको देना चाहिए, ताकि एक गोल्डन जो एज है इसका मिस यूज ना हो और ये एक ह्यूमन रिसोर्स है देश के लिए, उसका फ़ायदा जो है देश उठा सके। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक था वो था वीमेन रिजर्वेशन बिल। देश आज़ाद हुआ उसमें भी महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन देश आज़ाद होते ही जब पावर बंटने की बात आई, रिसोर्स पे कब्जा करने की बात आई, तो उस टाइम महिलाओं को फिर से पीछे छोड़ दिया गया। जिस तरह से घरों में सारा सिस्टम जो है महिलाएं संभालती हैं और जब पार्टी डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो उसको साइड कर दिया जाता है। इसी तरह से देश में भी महिलाओं को जो है एक
साजिश के जरिए जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, चाहे वो जैसे लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं जिनसे हमें पावर मिलती है, जैसे पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है या मीडिया है, उसमें कितने % महिलाएं हैं। हम ओबीसी की तो बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर भी तो महिला, जनरल की भी बात करते हैं, तो उसके अंदर महिलाएं कितनी है, चाहे वो जनरल में हो, चाहे ये अदर कैटेगरी है उसमें हो। तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो ना तो पार्लियामेंट में है, 11 से 12% राज्यसभा में और 14% के आसपास शायद लोकसभा में है। ऐसे ही जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें महिलाओं का टॉप लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं है। जुडिशरी में कितनी महिलाएं हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा, और मीडिया में टॉप लेवल पर कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि आप अगर जेंडर का पार्टिसिपेशन नहीं है तो ये देश जो है वो जेंडर सेंसिटिव हो ही नहीं सकता। और महिलाओं को अब उनके हक से एक तरीके से वंचित करना, ये भी एक मतलब ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक साजिश है और एक ये क्रूरता है जिसको महिलाओं को आगे आना चाहिए इसको दूर करने के लिए। और जो भाई इन सब चीज़ों को जो, क्योंकि एक महिला का पति भी होता है, उसका फादर भी होता है, उसका भाई भी होता है, समाज के जो लोग वो चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, तो उसमें महिलाओं को पीछे ना छोड़ा जाए। वीमेन रिजर्वेशन बिल की हम बात करें तो 76 ईयर हो गए देश को आज़ाद हुए, कितनी बार वीमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में आए, लेकिन किसी ने पास ही नहीं होने दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं जो स्वतंत्रता से पहले भी विरासत उन्हीं की थी, या तो वो राजा थे या उनके पास बहुत सारी पूंजी थी, पूंजीपति और विरासत वाले जो लोग हैं उन्होंने ही इस पर कब्जा कर लिया है। और वो नहीं चाहते कि किसी सामान्य परिवार के, चाहे वो जेंट्स हो या चाहे महिलाएं हो सामान्य परिवार की, उनकी इस लोकतंत्र की जो फर्स्ट पिलर है उसमें भागीदारी हो, क्योंकि जो फर्स्ट पिलर है उसी से ही पूरे देश, फर्स्ट पिलर वो ग्लेशियर है, जैसे कि हिमालय एक ग्लेशियर है, हिमालय पर जो ग्लेशियर है उसी से सारी नदियां नीचे बह के आती है, ऐसे जो फर्स्ट पिलर है वो एक ग्लेशियर है पावर का और पार्टिसिपेशन का। अगर वहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन है तो आपको सारी चीज़ों में आपकी भागीदारी मिलेगी, अगर वहाँ पार्टिसिपेशन नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में आपकी भागीदारी नहीं होगी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि सबसे पहले आपकी जो भागीदारी है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, उसके बाद जो है आपके साथ न्याय डिसाइड होगा। और अब इस गवर्नमेंट ने अगर ये बिल पास किया है तो इसको 2029 तक टाल दिया गया है कि आगे जब आगे इलेक्शन आएंगे, परिसीमन होगा, तब देखा जाएगा, 2024 के बाद 2029 में जब इलेक्शन होंगे तब। लेकिन उसका भी कोई मतलब फाइनल कोई नहीं है। आज तक क्या कोई ऐसा बिल आया है जिसको 2000 मतलब आगे आने वाले 5 साल पे टाल दिया गया हो? कोई एक बिल जिसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक दिन में लागू हो गया था, एक दिन पास हुआ, उसके नेक्स्ट डे वो लागू हो गया। तो ये एक साजिश है महिलाओं के प्रति, ताकि वो इन डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, जो पावर जहाँ से जनरेट होती है वहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर पार्टियाँ, उनकी नीयत अगर नहीं है महिलाओं को पार्टिसिपेशन देने की, अगर वो आपको नहीं भेजना चाहती संसद में, तो जो पार्टी सिस्टम है वो वैसे भी अवैध है एक तरीके से, क्योंकि संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो पार्टी है वही डेमोक्रेसी में अपनी भागीदारी देंगी, उन्हीं के कैंडिडेट डेमोक्रेसी में आएंगे। संविधान में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में बताया गया कि कोई भी अगर देश की सेवा करना चाहता है उसमें 2 योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो और उसकी एज जो है वो 25 साल हो, 25 साल से ऊपर। वो जो है MLA MP का जो लोकसभा का जो इलेक्शन है वो लड़ सकता है, ये 2 योग्यताएं आप रखो। उसके बाद संविधान ने तो ये भी कहा है कि जिसके ऊपर हीनियस क्राइम के जो केस चल रहे हैं वो इसका इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन कितने आज MP जो है जो बाहुबली है, हीनियस क्राइम के जो केसेज हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ पर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि लोकसभा में अगर खर्च की हम बात करें तो छोटे स्टेट के लिए 75 ईयर्स और बड़े स्टेट के लिए 95 लाख ये इसमें रखा गया है। लेकिन इतना ज़्यादा जो ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 100 करोड़ लगभग एक लोकसभा पे खर्च हो रहे हैं, और आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो वो पार्टी की वेट ना करें, किसी टिकट की वेट ना करें। इस देश के संविधान को उन्होंने पावर दी है और वो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में अपना कैंडिडेचर जो है वो दे सकती है ना, इलेक्शन लड़ सकती है।